तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैं और अंकुश उड़ीसा से वापस दिल्ली के अपने गोदाम लौट रहे थे। वापसी में भी हमें लोड मिल गया था, जिस वजह से अच्छी कमाई हो गई थी। ऊपर से माल को हमें बीच में ही छोड़ना था, रानी बाग के गोदाम में। हालांकि रानी बाग का रास्ता हमारे लिए अनदेखा था, पर यह कोई नई बात नहीं थी कि हम किसी जगह पहली दफा जा रहे थे। पर जब हम बिमल चौक पर पहुंचे तो वहां मैं कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि बिमल चौक पर जो बोर्ड लगा था तो उन चारों बोर्डों पर रानी बागी लिखा था, जिस वजह से अब मैं इस दुविधा में पड़ गया कि अब किस रास्ते पर ट्रक मोड़ लूं। अंकुश भी ये देखकर हैरान था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि ट्रक किस रास्ते पर लूं कि तभी एक साइकिल वाला आदमी मुझे आता हुआ नजर आया। उस आदमी पर नजर पड़ते ही मैंने उस आदमी को रोकते पूछा, अरे भाई साहब, इन चारों रास्तों में से रानी बाग को कौन सा रास्ता जाता है? जिस पर उस आदमी ने कहा, चारों ही रास्ते रानी बाग ही जाते हैं, चाहे जिधर से चले जाओ, पर उसी रास्ते से जाना जिस रास्ते से वापसी लौट पाओ। इतना बोलकर वो साइकिल वाला आदमी आगे निकल गया। हालांकि उस आदमी की आखिरी लाइन पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने अपना ट्रक सीधे हाथ वाले रास्ते की तरफ मोड़ लिया। और जब कुछ आगे पहुंचे तो अंकुश ने बोला, भैया वो साइकिल वाला आदमी ये क्यों बोला कि उसी रास्ते से जाना जिस रास्ते से वापस आ सको? तब जाकर मैंने इस बात पर ध्यान दिया। पहले तो मुझे लगा कि उस आदमी ने ऐसे ही बोल दिया होगा, पर जब मेरी नजर सड़क के बीचों बीच लगे बड़े से चेतावनी बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था गाड़ी की सारी बत्ती बुझा दें, तो अजीब लगा। एक तो उस सड़क पर कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, ऊपर से चेतावनी बोर्ड पर गाड़ी की सारी लाइट्स ऑफ करने को कहा गया था। भला लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में कोई क्यों ड्राइव करेगा? मैंने उस चेतावनी बोर्ड को इग्नोर करते हुए उसके बगल से ट्रक आगे बढ़ा ली। अभी मैं थोड़ा आगे ही गया था कि ट्रक जोर से दाएं बाएं हिलने लगी, मानो कोई ट्रक को दोनों तरफ से धकेल रहा हो। ट्रक को ऐसे हिलते देख जहां मैं एकदम से घबरा गया था, तो वहीं अंकुश डर से थर-थर कांपे जा रहा था। मैंने फौरन ही ट्रक रोका और ट्रक की सारी लाइट ऑफ कर दी। मेरे इतना करते ही सब कुछ शांत हो गया। अब ट्रक तो नहीं हिल रही थी, पर अब हम दोनों इस सोच में पड़े थे कि आखिर ये क्या भला है। कुछ देर तक तो मैं और अंकुश ट्रक में खामोशी बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद अंकुश ने कहा, भैया यहाँ से जल्दी निकल चलो, ऐसे चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। अंकुश की बात तो सही थी, पर अभी जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना खतरनाक ही होता। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी याद आए कि उस चेतावनी बोर्ड के अनुसार चलेंगे तो शायद इस मुसीबत से जान छूट सकती है। लिहाजा मैंने अपना ट्रक फिर से स्टार्ट किया, पर ट्रक की लाइट बंदी रखी और ट्रक को बड़े ही आहिस्ते से आगे बढ़ाया। अब ट्रक उस सड़क पर बिना किसी दिक्कत के चले जा रही थी। अभी हम कुछ ही दूर आए थे कि अंकुश की फोन की रिंग बज उठी और उस रिंग के साथ फोन की फ्लैश लाइट भी ब्लिंक करने लगी। अभी फोन की लाइट ब्लिंक ही कर रही थी कि फिर एक बार ट्रक जोर से हिलने लगा और देखते ही देखते ट्रक का दरवाजा उखड़कर दूर जा गिरा। इससे पहले अंकुश संभल पाता कि वो भी ट्रक से नीचे गिर पड़ा। अंकुश के ट्रक से नीचे गिरते ही उसका फोन बंद पड़ गया और एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। मैंने भी ट्रक को रोक दिया था, पर अब मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं अंकुश को आवाज भी लगा दूं। मैं मन ही मन बजरंगबली का नाम जपे जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद जाकर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने डरते डरते ही सही अंकुश को आवाज लगाते हुए बोला, अंकुश, अंकुश तू ठीक तो है ना? पर मेरे 3 से 4 बार आवाज देने के बाद भी अंकुश का कोई जवाब ही नहीं आया। और जब मैंने किसी तरह उस ओर झांक कर देखा जिधर अंकुश गिरा था, तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि अंकुश वहां पर है ही नहीं। अंकुश को वहां ना पाकर अब मेरी हालत और भी ज्यादा खस्ता हो गई। मैंने मामले की गंभीरता को समझते हुए कोई भी बेवकूफी नहीं दिखाई। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट की और आहिस्ते आहिस्ते आगे ले जाने लगा। कुछ आगे जाने के बाद उस रोड के किनारे एक छोटा सा गैराज दिखा जहां 2 बंदे बैठे हुए थे। उस रोड पर किसी दूसरे इंसान को देखकर मुझे थोड़ा हौसला मिला। मैंने फौरन ही ट्रक रोका और उन दोनों के पास पहुंचा। वो दोनों मेरे को वहां देखकर थोड़ा चौंकते बोले, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस रास्ते से सूरज ढलने के बाद नहीं गुजरते? जिस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ये रास्ता इतना ज्यादा खतरनाक है। अभी कुछ देर पहले मेरे ट्रक का दरवाजा अपने आप ही उखड़कर दूर जा गिरा और उसके तुरंत बाद ही मेरा खलासी अंकुश भी, और तब से वो मुझे कहीं नहीं दिखा। आप मेरी कुछ मदद कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
मेरे इतना कहने के बाद वो आदमी बोला, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, सुबह होने का वेट करना होगा। अभी के लिए तुम यहीं हमारे साथ ही रुको, और हाँ, अगर कोई फ़ोन है तो उसको ऑफ कर दो। उस वक्त तो मैं इतना असहाय और डरा हुआ था कि मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया और उनके साथ बैठ गया। अभी मैं उनके साथ बैठा ही था कि तभी सामने से कोई साइकिल वाला मुझे आता हुआ नजर आया, और जब वो साइकिल वाला मेरे सामने से गुजरा तो उसके साइकिल के पीछे अंकुश को बैठा देखकर मैं जोर से बोला, अंकुश। मेरे इतना कहते ही उन दोनों गैराज वालों ने मेरा मुंह बंद कर दिया और धीरे से कान में बोला, क्यों जाती हूँ मुसीबत को सर पर लेना चाहते हो। उनके इतना कहने पर मैं शांत हो गया, और जब मैंने कहा कि मेरा खलासी अंकुश उस आदमी के साइकिल के पीछे क्यों बैठा था, तो उसने कहा, तुम्हें वो अंकुश दिखा, पर क्या तुमने ये गौर किया कि वो आदमी जो साइकिल चला रहा था उसके पैर कहाँ थे, और तो और उस साइकिल की चैन भी उतरी हुई थी। फिर जब मैंने उस गैराज वाले की बात पर गौर किया तो मुझे याद आया कि जब चौराहे पर हम पहुंचे थे तब भी हमें एक साइकिल वाला आदमी मिला था, और शायद से उसकी साइकिल की चैन भी उतरी हुई थी। और जब ये बात मैंने उन दोनों गैराज वालों को बताई तो इस पर उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने टाइम देखा और सो गए। मैं भी चुपचाप बैठा रहा। फिर जब सुबह हुई तो मैंने उन दोनों गैराज वालों से कहा, कोई मदद कर दो भैया। जिस पर उन गैराज वालों ने कहा, चलो हमारे साथ। फिर मैं उनके साथ पैदल ही चल पड़ा, और कुछ आगे जाने के बाद वो दोनों मुझे एक खंडर में तब्दील हो गए। घर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। उस घर के आगे बहुत सारे अंडे रखे हुए थे। अभी मैं उस घर और उसके सामने अंडों के ढेर को देख ही रहा था कि तभी मुझे उस मेन गेट के घर पर वही साइकिल खड़ी नजर आई जिस पर अंकुश बैठा था। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि तभी उस गैराज वाले ने कहा, तुम्हारा अंकुश इसी घर में है, पर जिंदा नहीं है। इस घर में जो भी जाता है वो वापस कभी नहीं आता, सिवाय उस साइकिल वाले के, वो मरकर भी जिंदा है। उस गैराज वाले की बात भले ही अटपटी थी, पर जो मैंने रात को देखा और महसूस किया था उसके बाद तो इस बात पर विश्वास ना करने का सवाल ही नहीं बचा था। साथ ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे क्या करूं। माल की डिलीवरी देकर निकल जाऊं या फिर अंकुश का ठीक से पता लगाऊं। इसी बीच जब मैंने अपना मोबाइल फोन ऑन किया तो मोबाइल ऑन करते ही मालिक का कॉल आ गया। फोन पर मालिक भड़कते हुए बोले, तुम दोनों कौन से नशे में चूर हो जो अभी तक माल की डिलीवरी नहीं हुई है? पता है कितना काम है, जल्दी से डिलीवरी करो और यहाँ पहुंचो। मैं अभी मालिक को बीती रात की सारी बातें बताने ही वाला था कि तभी मालिक ने कहा, और हाँ, मुझे अब तुम्हारी कोई भी बहानेबाजी नहीं चाहिए, चुपचाप से काम खत्म करके वापस लौटो। मालिक ने इतना बोलकर फोन रख दिया, और मैं भी समझ गया कि मालिक मेरी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। उन्हें यही लगेगा कि हमेशा की तरह हम गोली दे रहे हैं। लिहाजा मैंने सबसे पहले माल की डिलीवरी करने का फैसला किया ताकि मालिक की चिक-चिक से जान छूटे, और माल की डिलीवरी करने के बाद एक बार अंकुश को अपने तरीके से खोजने की कोशिश करूंगा। ये सब सोचने के बाद मैं उस गैराज वाले से बोला, भाई साहब, ये रानीबाग गोदाम कितनी दूर है यहाँ से? जिस पर उस गैराज वाले ने कहा, ये यहीं कोई 100-125 किलोमीटर दूर होगा। फिर मैं वापस अपने ट्रक के पास पहुंचा, और ट्रक में बैठने के बाद मैंने उन गैराज वालों को मदद के लिए धन्यवाद देते हुए ट्रक स्टार्ट की। अभी मैंने ट्रक स्टार्ट ही की थी कि तभी उस गैराज वाले ने कहा, सूरज ढलने से पहले पहले यहाँ से लौट जाना और इसी रास्ते से वापस लौटना, कोई दूसरा रास्ता भूल से मत ले लेना। जिस पर मैंने अपना से हाँ में मिलाते हुए जवाब दिया और वहां से आगे निकल गया। अभी सुबह के 7 बज रहे थे और मुझे अभी लमसम 125 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। मतलब कि अगले 4 से 5 घंटों में रानीबाग गोदाम पहुंच जाता, और फिर सूरज के ढलने से पहले ही वापस भी लौट आता। और फिर अगले 4.5 घंटे में जब मैं रानीबाग गोदाम पहुंचा तो गोदाम का अधिकारी थोड़ा मेरे पर भड़का, पर मैं चुप ही रहा। पर अधिकारी तो सुनाकर चला गया और मैं अपने ट्रक के अनलोड होने का वेट करने लगा। पर अगले 2 घंटे बीत गए, पर अभी तक मेरे ट्रक को खाली नहीं किया गया। जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि मजदूरों का इंतजाम अभी हो रहा है। शाम के 5 बजते बजते ट्रक खाली हो जाएगी। मतलब कि लौटते लौटते मुझे काफी रात हो जाती। जिस पर मैंने गोदाम वाले को थोड़ा जल्दी करने को कहा, पर गोदाम वाले ने साफ मना कर दिया। और जब शाम के 5 बजे तब जाकर मेरे ट्रक की अनलोडिंग शुरू हुई, जिसमें 1 घंटा और लग गया। और शाम के तकरीबन 6 बजे जाकर मैं वहां से छूटा। पर अब सूरज क्षितिज तक पहुंच चुका था और अगले आधे घंटे में आसमान काला पड़ जाता। ट्रक चलाते वक्त मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे।
पता नहीं मैं इस रास्ते से सही सलामत निकल पाऊंगा या नहीं। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने गौर किया कि रास्ते की सारी लाइट्स ऑफ हैं। यहाँ तक कि बीच बीच में जो बस्तियां आ रही थी वहां भी किसी तरह की रोशनी नहीं थी। मैंने भी अपनी ट्रक के हेडलाइट के साथ साथ बाकी की लाइट्स भी ऑफ ही रखी थी। और फिर अगले 1-1.5 घंटे में पूरी तरह से अंधेरा पसर गया, जिसके चलते मैंने ट्रक की स्पीड भी काफी कम कर ली थी। मैं किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहता था। अभी मैं ट्रक आराम से ड्राइव कर रहा था कि तभी सामने वो ही साइकिल वाला नजर आया। उसकी साइकिल की चैन अभी भी उतरी हुई थी और उसके दोनों पैर साइकिल के पेडल से उतरे हुए थे। ये तो जाहिर था कि ये कोई इंसान नहीं है, जो कि सबसे खतरनाक बात थी मेरे लिए। मैंने किसी तरह का अपना हौसला बनाए रखा और चुपचाप ट्रक उसी रफ्तार में चलाता रहा। तकरीबन 3 से 4 घंटों तक वो साइकिल वाला भूत आगे आगे चलता रहा और अचानक ही रास्ते से गायब हो गया। हालांकि मैं अभी भी डरा हुआ ही था। फिर तकरीबन 1-1.5 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल ही चलता रहा। तो मुझे लगा कि अब उस साइकिल वाले से जान छूट गई है। पर तभी मेरे फोन की रिंग बजी और फोन की रिंग के साथ फोन की फ्लैशलाइट भी ब्लिंक होने लगी। इससे पहले मैं फोन की फ्लैशलाइट को ऑफ करता कि तभी मेरा ट्रक सड़क से पलट गया। ट्रक के पलटते ही मेरा सर किसी चीज से जोर से टकराया, जिसके चलते मेरे आंखों के आगे धुंधलापन छा गया। हालांकि मैं अभी पूरे होश में तो था, पर मेरे आंखों के धुंधलापन के साथ साथ मुझे चक्कर भी आ रहे थे। तभी मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मैं उसी साइकिल वाले के साइकिल के पीछे बैठा हूँ। अपने आप को साइकिल वाले के पीछे बैठा देख मैं बिना कुछ सोचे समझे उस चलती साइकिल से कूद गया। मेरे साइकिल से कूदने के बाद जब मैंने साइकिल वाले की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो रुका नहीं, वो आगे जाता चला गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या मामला है। यह अगर सच में कोई बुरी आत्मा है तो अब तक तो इसे मुझे मार देना चाहिए था, पर इसने मुझे छोड़ क्यों दिया? क्या पता अंकुश भी जिंदा ही हो। मेरा ये सब सोचना लॉजिकल तो था, पर मेरी 2 बड़ी परेशानियां थी। पहली ये कि मैं इस सुनसान रोड पर कहाँ जाऊं। दूसरी, अकेले होने के कारण मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस भूत के पीछे पीछे जाऊं। ऊपर से अब मेरे पास मेरा ट्रक भी नहीं था। मैं वहीं उसी रोड के किनारे पर बैठ गया, ये सोचकर कि सुबह होने के बाद ही अब आगे बढ़ूंगा। वैसे भी मुझे काफी चोट आई थी, जिस वजह से उस वक्त मेरे लिए खड़ा रह पाना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कुछ देर तक तो मैं वहीं सड़क के किनारे दर्द से छटपटाता रहा। फिर वहां वही दोनों गैराज वाले बंदे आ पहुंचे, जो मुझे अपने साथ गैराज पर ले गए थे। गैराज पर पहुंचने के बाद उन गैराज वालों ने बताया कि सुबह होते ही वो दोनों मेरे को मेन हाईवे पर छोड़ देंगे। उसके बाद जब सुबह हुई तो उन दोनों ने मुझे मेन हाईवे पर छोड़ दिया और जाते जाते ये बोल गए कि इस बात का जिक्र किसी से भी ना करें। साथ ही हर रात अपने घर के चौखट के बाहर 3 अंडे जरूर रखें। उस वक्त तो मैं वहां से निकल आया। वहां से आने के बाद कुछ दिन मुझे ठीक होने में लग गए। ठीक होने के बाद मैं मालिक के पास गया तो उसने काम पर रखने से मुझे साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि किसी और ने भी काम नहीं दिया। फिर एक रात जब मैं अपने घर में बैठे बैठे बीती बातें दोहरा रहा था कि तभी मुझे वो 3 अंडे वाली बात याद आई और मैंने बिना ज्यादा सोचे हर रात 3 अंडे चौखट के बाहर रखने शुरू कर दिए। हैरानी वाली बात तो ये थी कि सुबह वो तीनों अंडे वहां से गायब हो जाते। पहले तो मुझे लगा कि कोई जानवर ले जाता होगा, पर मैंने कई बार नजर रखने की कोशिश भी की, पर कभी पता ही नहीं चला। फिर लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद अब मेरी आर्थिक स्थिति अचानक ही अच्छी होने लगी। मुझे नए नए काम मिलने लगे और मुनाफा भी कहीं ज्यादा होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब उन 3 अंडों का ही कमाल है, जिस वजह से मैंने उन 3 अंडों का सिलसिला जारी रखा। और जब मेरे एक करीबी रिश्तेदार ने मेरी सफलता का राज पूछा तो मैंने सारी बात बता दी। पर कुछ महीनों के बाद ही उनके घर में मौत होने लगी। जब मैंने उससे मौत की वजह पूछी तो उसने बताया कि घर के तीनों मौतों के पीछे जहरीला सांप है। पता नहीं कैसे मेरे घर में सांपों ने डेरा डाल लिया है। फिर बातों ही बातों में उसने बताया कि वो भी अपने घर के चौखट के बाहर 3 अंडे रखने लगा है। ये सुनकर तो मैं दंग रह गया। मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो उन 3 अंडों की वजह से सांप उसके घर में आ गए। उसके लालच ने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा। पता नहीं क्यों इस घटना के बाद मैं भी थोड़ा डर गया था और मैंने भी 3 अंडों का सिलसिला बंद कर दिया। इसी बीच मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उन 3 अंडों का राज
पता किया जाए, जिसके लिए मैं सुबह सुबह ही रानीबाग गोदाम के लिए निकला। और जब मैं उस विमल चौराहे पर पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उस चौराहे पर 4 रास्ते तो अभी भी थे, पर उन 4 रास्तों में से 3 रास्ते कच्चे रास्ते थे जिनसे सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता था, और एक रास्ता था जो रानीबाग गोदाम की तरफ जा रहा था। फिर जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा तो महज 10 मिनट में ही रानीबाग गोदाम पहुंच गया। पर ये वो गोदाम नहीं था जहां मैंने उस दिन डिलीवरी की थी। मतलब कि उस दिन जो भी मेरे साथ हुआ वो क्या था, ये सब किसी आम इंसान के समझ से बाहर था। खैर, इसके बाद जिंदगी में उतार चढ़ाव का दौर आता जाता रहा और आज भी लगभग सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं